हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भाग्यश्री नाफड़े है और मैं बिरला हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। हर साल हम 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाते हैं क्योंकि 25 जुलाई 1978 में दुनिया की फर्स्ट आईवीएफ बेबी जिनका नाम लुइस ब्राउन है उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने लाइफ के 44 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और वो संपूर्णतः स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हमें सबको पता है कि आईवीएफ सक्सेस रेट कभी भी 100% नहीं रहता है। किसी पेशेंट के लिए वो 50% रहता है, किसी के लिए 35% रहता है, किसी के लिए 10% भी रह सकता है। तो आईवीएफ का सक्सेस रेट हर पेशेंट के लिए डिफरेंट रह सकता है और वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट में जाने के पहले काम में आएंगे और जो आपको ट्रीटमेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी कपल को बोलते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो सोचते हैं कि अगर निगेटिव आ गया तो इतना सारा खर्चा करने के बाद अगर निगेटिव रिजल्ट आ गया तो देन इस तरह से नहीं सोच रखनी है। हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। जो भी डॉक्टर्स बोलेंगे हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम हमारी तरफ से 100% बेस्ट एफर्ट्स देंगे, इस तरह से सोच रखनी है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या करना है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है जो कि घर पे पका हुआ हो। देन योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्लीपिंग ऑन टाइम एंड सप्लीमेंट्री मेडिसिन्स जो रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स जो डॉक्टर से दिए जाते हैं वो भी टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी रहता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी रहता है वो वेल मेंटेन रहता है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाने के पहले जो 2 महीने रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें हमारे आईवीएफ ट्रीटमेंट में जो गमेट्स और बीज जो काम में आने वाले रहते हैं वो 2 महीने पहले से ही रिक्रूट हो जाते हैं बॉडी में। तो ये सब सारी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके हम ये बीज का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेक्शन ऑफ क्लिनिक। बेस्ट क्लिनिक कैसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे डॉक्टर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो जो फर्टिलिटी में प्रॉपर वेल ट्रेंड हो। देन जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रॉपर ट्रेंड हो और 24/7 अवेलेबल हो। देन जो आईवीएफ लैब वेल एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पे प्रेजेंट हो। देन जहाँ पे पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता हो और प्रॉपर टाइम दिया जाता हो। आपके सारे आंसर्स और जो भी शंकाएँ रहेंगी उनके सारे आंसर्स दिए जाते हों। देन जहाँ पे आपको इंडिविजुअलाइज और कस्टमाइज आईवीएफ ट्रीटमेंट दी जाती है। कस्टमाइज आईवीएफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट रहता है। आपके कंडीशंस के हिसाब से आपको क्या ट्रीटमेंट सूट करती है वो सब डिसाइड किया जाता हो, ना कि जहाँ पे पेशेंट को एक कमर्शियल एस्पेक्ट से देखा जाता हो। और ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे निगेटिव रिजल्ट अगर आता है तो प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि नेक्स्ट हमें ट्रीटमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, हम कहाँ पे गलत हुए थे या कहाँ पे हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता हो। इन फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग एक्शन प्लान ऑफ योर ट्रीटमेंट। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। कभी भी 2-3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ऐसे नहीं रहता है। हर बार ये ट्रीटमेंट हो गया, इसमें रिजल्ट नहीं मिला तो आगे क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट दी जाती है। तो उसको एक्शन प्लान बोलते हैं। हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान सेम नहीं रह सकता है। जैसे किसी की उम्र कम है, 26 साल से कम उम्र की महिला हो तो और उनमें कोई मेजर इनफर्टिलिटी का फैक्टर नहीं अवेलेबल हो तो ऐसे पेशेंट्स को सिंपल टैबलेट्स और इंजेक्शंस देके हम ट्रीट कर सकते हैं। किसी पेशेंट में माइल्ड टू मॉडरेट सीमेन फैक्टर अफेक्टेड है तो ऐसे पेशेंट को हम डायरेक्टली आईयूआई करने के लिए बोलते हैं। किसी पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 35-37 ईयर्स क्रॉस हो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली आईवीएफ के लिए बोला जाता है। तो ऐसे नहीं है कि एज ज़्यादा है तो ही आईवीएफ के लिए डायरेक्टली बोला जाता है। किसी कम एज वाले पेशेंट को भी डायरेक्टली आईवीएफ के लिए बोला जा सकता है, जिनमें वेरी लो एएमएच हो या तो फिर जिनका ट्यूबल ब्लॉक हो या तो फिर जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड स्पर्म फैक्टर हो। ऐसे पेशेंट का कम एज है तो भी डायरेक्टली उनको आईवीएफ बोला जा सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट एक्शन प्लान डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ें पेशेंट को समझनी चाहिए, क्यों मुझे डायरेक्टली आईवीएफ के लिए बोला है, क्यों मुझे डायरेक्टली आईयूआई के लिए बोला है, क्या सिर्फ टैबलेट से नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें
समझ के लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में 5th पॉइंट है कि दूसरों के साथ हमारा IVF का ट्रीटमेंट कंपेयर नहीं करना है। जैसे कि कोई पेशेंट बोलते हैं उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया है, देन किसी पेशेंट को ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें अपनी जो ये रहते हैं ओवरीज उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसी पेशेंट को ज़्यादा इंजेक्शन लग जाते हैं, कोई पेशेंट बोलता है कि वो तो 42 ईयर्स में भी उसका IVF सक्सेसफुल हो गया, मैं तो 30 ईयर्स की हूँ, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो हम हमारा IVF का ट्रीटमेंट ऐसे किसी और के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर पेशेंट के कंडीशंस एंड सिचुएशंस अलग अलग रह सकती है। देन उसके बाद में 6th पॉइंट है कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अगर निगेटिव रिजल्ट आ भी जाता है तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, डॉक्टर के साथ में डिस्कस करना है कि हम ये चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट में आगे क्या कर सकते हैं। तो हर बार हर चीज़ का आंसर्स डॉक्टर्स के पास में भी नहीं रहता है। 25% केसेस में ऐसे रहता है कि वो नेचर के हाथ में रहता है। जी, एट द एंड में इतना ही बताना चाहूँगी कि ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर, कंसिस्टेंसी इन द ट्रीटमेंट विद पेशेंट्स एंड पॉजिटिव अप्रोच विदाउट ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्पफुल रहेंगे IVF ट्रीटमेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए।